हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमार हर्ष है। मैंने 6th झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन को पास किया है और फॉर्चुनेटली मुझे इसमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुआ है। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैं हर उस व्यक्ति, उस परिस्थिति और उस तजुर्बे को नमन करता हूँ जिनके कारण मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसके बदौलत उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिससे मैं अपना एक्सपीरियंसेस आप लोग के सामने शेयर कर सकता हूँ। मेरे इस वीडियो में अगर एक दो बातें भी अगर आपके प्रिपरेशन को मजबूत बनाती हैं और आप सफल हो पाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने अपने इस एक्सपीरियंस को, अपने स्ट्रैटेजी को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला पैटर्न, दूसरा प्रिपरेशन और तीसरा प्रैक्टिस। तो आप ये कह सकते हैं ये PPP 3P स्ट्रैटेजी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसे निष्ठापूर्वक इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चय ही आने वाले 7th to 9th JPSC या अन्य किसी एग्ज़ाम में आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए पहले भाग के बारे में बात करते हैं, जो है पैटर्न। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन 3 चरणों में विभाजित होता है। 3 स्टेजेस होते हैं इसके, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बात करें प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के पेपर होते हैं। तो बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 की। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का हो गया। इस पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो हमेशा से न्यूज़ में रहे हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं सेकंड पेपर की, झारखंड स्पेसिफिक पेपर की। तो इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें झारखंड की हिस्ट्री, वहाँ का नेशनल मूवमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मिनरल रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इन दोनों पेपर्स के लिए 2 आवर्स का टाइम अलॉट होता है और जो टोटल मेरिट बनती है, जो कट ऑफ तय होता है, वो 200 पेपर 1 का और 200 पेपर 2 का, टोटल 400 मार्क्स में बनता है। इस पेपर से रिलेटेड मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरी बात, कमीशन का जो सिलेबस पैटर्न है उसमें एक बहुत यूनिक चीज़ है कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री लिखा हुआ है तो हिस्ट्री में अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से इन्होंने मेंशन कर रखा है 15 क्वेश्चन आएंगे और इन्होंने फर्दर भी सब डिवाइड कर रखा है कि मॉडर्न से 5 क्वेश्चन आएंगे, मेडिवल से 5 क्वेश्चन आएंगे और एंशिएंट से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इनसे बच्चों को ये पता चल पाता है कि हमें कितना कौन सा कवर करना है, कितना एरिया कवर करना है। अगर आप एक पर्टिकुलर पोर्शन कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री कवर कर लिया, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा 15 क्वेश्चन तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। तो ये एक अच्छी बात है इसके साथ। और एक आखिरी बात प्रीलिम्स को लेकर के कि इसका मार्क्स फाइनल मेरिट जो आपका बनता है उसमें ऐड नहीं होता। बात करें मेंस की, मेंस में 6 पेपर होता है। GS1 जिसे जनरल स्टडीज़ 1 भी कहते हैं, GS2, GS3, GS4, फिर 5वां पेपर लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें हमें एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में कोई लैंग्वेज का पेपर सेलेक्ट करना होता है। और 6ठा पेपर है वो होता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। चलिए एक एक करके सारे पेपर के बारे का पैटर्न हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पेपर GS1, ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। तो 100 मार्क्स का हिस्ट्री, 100 मार्क्स का ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने कमीशन ने फर्दर सब डिवाइड कर रखा है कि जो हिस्ट्री है वो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब हमें 80 मार्क्स का आंसर राइटिंग करना है और 20 मार्क्स का MCQ करना है। ये सेम चीज़ ज्योग्राफी में भी होता है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव आंसर्स। बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है जिसमें कि पॉलिटी भी 100 मार्क्स का
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का। तो इसमें भी वही 20-80 वाला प्रपोर्शन चलता है। बात करें थर्ड पेपर की, थर्ड पेपर इकोनॉमी का पेपर होता है और इसमें इंडियन इकोनॉमी और झारखंड का इकोनॉमी दोनों पूछा जाता है और इसमें 160 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आंसर हमें लिखना होता है और 40 मार्क्स का हमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फोर्थ पेपर है साइंस का। साइंस का सिलेबस के अंदर 5 तरीके के साइंसेस पूछे जाते हैं। पहला इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, फिर आता है एग्रीकल्चरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, देन लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी 160 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव होते हैं एंड 40 क्वेश्चंस वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर पेपर 3 आवर्स का होता है और तो टोटल जीएस का मार्क्स 200 × 4 800 मार्क्स का होता है। बात करते हैं बाकी 2 पेपर्स की। लैंग्वेज पेपर पहले बात करते हैं। लैंग्वेज पेपर में बहुत सारा ऑप्शंस कमीशन आपको देती है। फॉर एग्जांपल आप रीजनल लैंग्वेजेस ले सकते हैं, जैसे नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, और या फिर आप जनरल लैंग्वेजेस ले सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। मेरा पर्सनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर था और ये जो पेपर होता है ये 150 मार्क्स का होता है और इसका भी मार्क्स ऐड होता है। लास्ट पेपर के बारे में बात करते हैं। ये जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का पेपर होता है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स वो 30 होता है और अगर आपको किसी को 30 मार्क्स से नीचे आता है अनफॉर्चुनेटली तो उसे पास नहीं माना जाएगा, उनके बाकी सारे पेपर्स चेक नहीं होंगे। तो और इसमें जो डिवीज़न है मार्क्स का, 50 मार्क्स का जनरल इंग्लिश होता है और 50 मार्क्स का जनरल हिंदी होता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में सेम है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में एसे, प्रेसी राइटिंग और ग्रामर पूछा जाता है और हिंदी में भी उसी तरह व्याकरण, निबंध और संक्षेपण पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के चारों जीएस पेपर और ये दोनों पेपर का मार्क्स ऐड करके 1050 मार्क्स होता है। तो इस तरह से ये मेंस का होता है सिस्टम पूरा। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। इन 100 मार्क्स में आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्किंग हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, आप बीटेक से हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। तो 100 मार्क्स इंटरव्यू का और 1050 मार्क्स मेंस का, तो टोटल 1150 मार्क्स। ये जो टोटल होता है मार्क्स, यही आपका मेरिट डिसाइड करता है जो फाइनल पीडीएफ में आपका नाम आता है। तो और डिपेंडिंग अपॉन आपका जो प्रेफरेंसेस है सर्विसेज को लेकर के और आपका मार्क्स कितना है, आपको सर्विसेज अलॉट होते हैं। जैसे इस बार जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 600 मार्क्स गया है। पेपर 1 का दूसरा पार्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक मेरी नज़र में एनसीईआरटी है। आप 11th-12th की चारों एनसीईआरटी को अच्छे से अगर पढ़ लें और उसका नोट्स बना लें तो आपका बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट हो जाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एंशिएंट मेडाइवल जो हिस्ट्री है उसके लिए आप लूसेंट की बुक देख सकते हैं और मॉडर्न तो स्पेक्ट्रम भी हिंदी में आती है। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी हिंदी में भी आती है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में, जो कि है पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत। आप लक्ष्मीकांत को अगर अच्छे से लर्न करते हैं और उसका आप नोट्स बना भी सकते हैं या फिर उसमें आप उसका एक शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से पूछ भी देता है तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिपरेशन मैंने कैटलिस्ट आईएएस जो कि रांची में है वहाँ के नोट से किया था, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड था। मुझे उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा। आप भी उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स हैं उसमें, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कुछ गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स हैं जिसको कि आप इंटरनेट पे गूगल से आप उसे खोज सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा उससे। जीएस पेपर 3 के बारे में बात करें तो ये इकोनॉमी का पेपर है। इसमें इंडियन इकोनॉमी भी है और आपका झारखंड का इकोनॉमी भी है। इंडियन इकोनॉमी को डील करने के लिए
मैंने मिश्रा पुरी का जो बुक है उसको पढ़ा था। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक फिनांस का भी कुछ पोर्शन पूछता है। उसमें आपको एच एल भाटिया की जो बुक है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। फिर जो झारखंड इकोनॉमी इसमें पूछा जाता है उसके लिए उड़ान पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत ही सफिशिएंट है। चूँकि इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट भी रहा ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो मैं इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट था। लेकिन आप मिश्रा पुरी का बुक का नाम सुन के भी डरिए मत। ये बुक मोटी ज़रूर है लेकिन इसको एक पढ़ने का तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी का चैप्टर है तो आप पॉवर्टी का जो सबसे एकदम शॉर्ट की पॉइंट्स है, पॉवर्टी के टाइप्स क्या है, कारण क्या है, उसमें कुछ अगर किसी इकोनॉमिस्ट का उसमें कोट है तो आप उसको नोट डाउन करें। इसका अगर आप आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है वो। डेवलपमेंट का कुछ थ्योरीज है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल माल्थस का है, हैरड डॉमर का है, आपको ये सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन आप अगर गूगल में सर्च करके इसका अगर थोड़ा 1-2 लाइन 4 लाइन में अगर समरी आप देख लेते हैं और इसे कहीं आंसर में कोट करते हैं, ऐसे में कोट करते हैं, तो ये आपके आंसर को बाकियों से अलग बनाता है। मैंने ऐसा किया है और मुझे इसका बहुत बेनिफिट हुआ है। लास्टली, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को आप पूरा डिटेल में मत पढ़िए। उस पर जो कुछ डेटा है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दिया था इरिगेशन का कितना कवरेज है, वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है, तो इन सब का जो कुछ स्मॉल फैक्ट्स हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा कोई भी, अगर आप उसको यूज़ करते हैं अपने आंसर में तो आपको मतलब एज होगा बाकियों के ऊपर। बात करते हैं लास्ट जीएस पेपर की, जो कि है साइंस का। ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न में बताया था। इसके लिए मैंने पूरी तरह से कैटलिस्ट आईएएस जो रांची में है उनके नोट्स को पढ़ा था, जो कि काफ़ी मुझे स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगा। तो वहाँ पे हम विशाल सर ने क्लासेस ली थी और हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ाया था। तो और हमने उस नोट्स को रिलीजियसली पढ़ा और उसमें कुछ अलग से वैल्यू एडिशंस किए, तो जिससे कि बहुत ही फ़ायदा हुआ। इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, इसमें चूँकि ये डायनेमिक पोर्शन है तो इसमें आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स से। मेंस में जो बचे हुए पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के पेपर के बारे में। तो लैंग्वेज के पेपर में अगर आप कोई भी एक पेपर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में मालूम है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंटरनेट से डिफरेंट जो पोइट्री, प्रोज और ड्रामा था, तो उसको मैंने इंटरनेट पर सर्च करके उसकी समरी को समझा था और उसको अच्छे से प्रेजेंट करने का मेरा बस मोटिव था। लेकिन अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया है कि यूट्यूब पे एक ई स्क्वायर नाम का एक चैनल है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको और भी कोई सोर्स मिलता है तो आप उसे कर सकते हैं। एक और अच्छी बात बेनिफिट इंग्लिश के साथ ये है कि इंग्लिश में जो जितने पोइट्री हैं, प्रोज हैं, तो फॉर एग्जांपल ऑफ हेवेंस करके एक पोएम है, तो ये सब क्या है कि आप इसके बीच का जो कोट है आप इसको ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं। तो ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा। ये एक इम्प्रेशन ये डालता है कि इस बच्चे को लिटरेचर का भी इतना समझ है जीएस के अलावा, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। बात करें जो आखिरी जीएस पेपर आखिरी मेंस का पेपर हमारा बचा, जो कि है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, तो उसको पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो वो आप जो करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से पढ़िएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों, तो आप जो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इतनी समझ बन जाती है कि जिसको कि आप अच्छे से उसमें एस्से या फिर प्रेसी राइटिंग ये सब आप लिख सकते हैं। और लास्टली मेंस में बात करें कैसे कवर करें हम लोग करंट अफेयर्स को, तो करंट अफेयर्स को 2 तरीके से कवर करना चाहिए। पहला, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जैसे मुझे पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस पसंद है और हिंदी के लिए आप दैनिक जागरण, प्रभात खबर कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको आप डिटेल में पूरा इसका पढ़ के नोट्स अगर बनाने लगेंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी और ये बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो सकता था। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये जो न्यूज़पेपर है इससे हम 1-2 चीज़ भी अगर उठा लिए और ये मेरे नोट्स में ऐड हो गया तो आज का न्यूज़पेपर पढ़ना सफल रहा। बाकी एग्ज़ाम के लिए आप जो है मंथली मैगजीन पे रिलाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल आप जीके टुडे का वेबसाइट देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स स्पीडी का एक मैगजीन आता है, या इसके अलावा और भी कोई आपको मैगजीन अच्छी लगे तो आप वो कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने सारे रेफरेंसेस आपके साथ शेयर किए मेंस और प्रीलिम्स में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, मैं इसमें एक और सोर्स ऐड करना चाहता हूँ, और ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेहनत होगी जीत होगी। ये अमित सर का चैनल है। तो इसमें आप झारखंड रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है CNT एक्ट वगैरह आप इसमें काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं। इसके अलावा आप
अगर डाउन हो जाते हैं अपने कभी प्रिपरेशन में, आप डिमोटिवेट फील करते हैं, तो भी आप यहाँ से बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिलेगा। सिर्फ लर्न करना सारा चीज़ मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी लर्निंग का ये टेस्ट नहीं है। आप इस लर्निंग को कैसे प्रोड्यूस करते हैं एग्जामिनर के सामने, ये उसका टेस्ट है। तो जिस चीज़ का टेस्ट होता है हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो इसको प्रैक्टिस करने का प्रीलिम्स के लिए दो तरीका है, एक इवेंचुअल टेस्ट, दूसरा डेली टेस्ट। इवेंचुअल टेस्ट मतलब अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपका फॉर एग्जांपल हर वीक शेड्यूल्ड हो टेस्ट। दूसरा डेली टेस्ट मतलब आप डेली टेस्ट बना रहे हैं। आप ये दोनों कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इवेंचुअल टेस्ट में आप जो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और जो डेली टेस्ट है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो घटना चक्र का सीरीज़ आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, आप जो भी पोर्शन लर्न करें अपने सोर्सेज से आप उसको इसमें सॉल्व करें, तो आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे प्रॉब्लम हुई कि जब मैं कोई टेस्ट देता था तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन पीछे दिया रहता है। तो जनरली टेस्ट जो इंस्टीट्यूट्स, टेस्ट टेकिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो उसका सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में देते हैं। फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन है तो 100 डिटेल्स हो गया, और आपको अगर मान लीजिए 20 टेस्ट आपने दिए हैं तो 2000 सॉल्यूशंस हो गए, और सब ये इतना मोटा मोटा पैराग्राफ रहता है उसमें। तो अगर आप उतना मोटा मोटा पैराग्राफ ऑलरेडी पढ़िएगा 2000, और उसके बाद आपका बुक्स है, तो आप सबको माइंड में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप बस उन पैराग्राफ्स में से एक दो पॉइंट मिनिमम अप्रोच रखिए, एक दो पॉइंट ही उससे उठाइए, उसको नोट कीजिए और उसको लर्न कर जाइए, बस दैट्स इट। अगर आप वही प्रोड्यूस कर पाइएगा एग्जाम में, योर पर्पस इज सर्व्ड। चलिए अब हम लोग मेंस की प्रैक्टिस की बात करते हैं। जैसा हमने प्री में डेली और इवेंचुअल प्रैक्टिस के बारे में बात की थी, मेंस में भी हम लोग वैसा ही करते हैं। मेंस में भी आप डेली एक एक आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज रिपीटेड ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपका शेड्यूल टेस्ट हो, फॉर एग्जांपल 1 वीक में या 2 वीक में या 10 डेज में। मैंने पर्सनली कैटलिस्ट IAS रांची में टेस्ट सीरीज मेंस का ज्वाइन किया था, और जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जनरली उस समय मार्केट में UPSC पैटर्न पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी। JPSC पैटर्न में जो 80-20 वाला जो मैंने आपको पैटर्न बताया, GS का पेपर्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो वहाँ पे विशाल सर के द्वारा किया गया, तो मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिला। फॉर एग्जांपल आपको मेनली जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। फॉर एग्जांपल आपका जो GS 4 है जो कि साइंस है, तो साइंस में आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में लिखिए, आप केपलर या फिर आप केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन के बारे में लिखिए, तो आप केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन के बारे में लिखिए। क्यों मेरा ये सजेशन इसलिए है क्योंकि केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन एक ऑलरेडी डिफाइंड थ्योरी है। अगर आप उसको लिखते हैं तो वो सही है, अगर आप वो नहीं लिखते तो वो गलत है। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह में अगर आपको नहीं श्योर है तो उसमें बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो इसीलिए जो प्रूव्ड लॉ है, प्रूव्ड थ्योरीज है, अगर आप उसको वो लिखते हैं तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। आंसर राइटिंग में फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में भी ये चीज़ अप्लाई होता है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे हम ये पता करें कि अर्थ का जो इंटीरियर है, दैट इज़ क्रस्ट मेंटल कोर, वो किस स्टेट का है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इस तरह से करके मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मुझे उसका आंसर लिखना था। तो इसमें एक NCERT में एक डायग्राम है जिसमें P वेव्स और S वेव्स को पास करके हमें ये पता लगाया जा सकता है कि क्रस्ट मेंटल कोर का स्टेट क्या है। तो अगर कोई ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अगर किसी का डायग्राम क्लियर है तो उसको फुल में फुल मार्क्स देंगे। रही बात आंसर राइटिंग की, तो आपको पॉइंट और पैराग्राफ, पॉइंट पैरा फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए, ना ही सिर्फ पैरा में, क्योंकि इससे आंसर के जो मेन पॉइंट्स है एग्जामिनर को खोजने में दिक्कत होते हैं, और ना ही सिर्फ पॉइंट में, क्योंकि बहुत सारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं, वो ट्रेडिशनल आंसर्स को देखते हैं। तो वो देखते हैं ये पॉइंट लिखा है, तो उनको लगेगा तो इसने सब्जेक्ट का सिर्फ नोट्स बना दिया है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखा है, तो उनको अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन अगर आप पॉइंट पैरा लिखेंगे, तो अगर वो उनको पॉइंट आंसर पसंद है, पॉइंट वाइज या पैरा वाइज, तो आप दोनों चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही तरह के आप एग्जामिनर्स को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए ये भी कि आप जितना हो सके फिगर्स, डायग्राम्स, ये सब आप ये सब इंक्लूड कर सकें। जैसे मेरा एक फ्रेंड जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है JAS में ही,
उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री वाला आंसर लिखा था, तो उनको एग्रो फॉरेस्ट्री पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। तो उन्होंने क्या किया कि एक एग्रीकल्चर फील्ड बनाई और उसमें अगल बगल जो है वो ट्रीज भी उन्होंने उगा दिए, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाया। तो इससे एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा उसका एक लुक मिला आंसर का, जिसमें उनको अच्छे मार्क्स मिले ही होंगे। कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं कि जो चीज़ सिलेबस में नहीं है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ था 1971 में, आप उसके बारे में आप लिखिए। अब क्या होता है कि जब आप जितना मैंने आपसे डिस्कस किया पैटर्न और प्रिपरेशन वाले में पोर्शन में, तो अगर आप उतना कवर कर लेते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में कोशिश कीजिएगा थोड़ा अपने नॉलेज को और बढ़ाएं। आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो बहुत ही अलग हो, जो बहुत ही नॉर्मल ना हो। तो अगर आप जो नॉर्मल नहीं है उन क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपके प्रैक्टिस में अगर रहेगी तो आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पैटर्न से थोड़ा एग्जाम में भटक भी गया, कोई टफ क्वेश्चंस पूछ भी दिया, तो भी आप आंसर कर पाएंगे। और अंततः इसमें एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको फिर भी अगर नहीं आता है तो आप जनरल बातें ही लिख दें उसमें, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखें। प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल आप फ्लो चार्ट में उसे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ह्यूमन कैपिटल के बारे में बहुत कुछ डिटेल में नहीं पता है तो आप ये लिख सकते हैं कि धरती पे ह्यूमन बींग आया, एक सर्कल बना दिया आपने, ह्यूमन बींग में इन्वेस्टमेंट हुआ, वो ह्यूमन रिसोर्स बन गया, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ तो ह्यूमन कैपिटल बन गया। तो ये चीज़ अगर आप एक्सप्रेस कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अगर मान लीजिए आपको बहुत थोड़ा नॉलेज है या बहुत आइडिया नहीं भी हो क्वेश्चन का। इसी के साथ अब हम लोग लास्ट स्टेज ऑफ प्रैक्टिस में चलते हैं, दैट इज़ ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में ये जज नहीं होता कि आपको आता कितना है, ये वो लोग देखते हैं कि आपको जो आता है आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो प्री और मेंस में उन्होंने बहुत अच्छे हद तक आपको टेस्ट कर लिया होता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो आता है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये वो टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कहीं आप अपनी बात पे अड़े तो नहीं रहते, कहीं आप एरोगेंट तो नहीं हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं। अगर आपको कोई सामने वाला डगमगा रहा है आपके आंसर से, तो आप अपने बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आपको एजर्टिव होना है, आपको प्रोटेस्टिव या फिर एरोगेंट नहीं होना है। मैंने अपने इंटरव्यू के लिए कैटलिस्ट IAS रांची में मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे, और वहाँ का मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था। और वहाँ पे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो लोग आए थे, जिसके कारण मुझे एक एग्ज़ाम वाला ही इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू जैसा ही फीलिंग आया। और जो उनके मुझे सजेशंस मिले उसको मैंने धीरे धीरे करके उसको करेक्शन किया। और सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ इंटरव्यू होने के साथ साथ वहाँ का मुझे वीडियोस भी मिल जाता था, तो मुझे ये देखने में पता चलता था कि जब मैं ये आंसर बोल रहा हूँ तो मैं स्माइल कर रहा हूँ या नहीं, या फिर मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है या नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे पता चल जाती थी। मैंने विजय स्टडी सर्कल को भी ज्वाइन किया था, जो मेरे अंकल ने मुझे इंसिस्ट किया था, ताकि मेरे इंटरव्यू में थोड़ी डाइवर्सिटी आ जाए। मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने 5 कॉपीज़ बनाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 5 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। पहला झारखंड से रिलेटेड, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा आपके बायोडाटा से, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड क्वेश्चंस, और पांचवा आपके सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है या फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिया है तो उससे पूछे जाते हैं। बात करते हैं थोड़ा, एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं सबके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल बायोडाटा के बारे में बात करते हैं। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, बिहार का। तो भागलपुर में मैं तिलका मांझी में रहता हूँ। तो जब मैं अगर मान लीजिए मुझे इंटरव्यू में पूछा गया, अगर मेरा बायोडाटा उनके पास है, तो वो बोलेंगे अच्छा आप तिलका मांझी के बारे में बताइए, उनका झारखंड आंदोलन में क्या योगदान था। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए पहले से ही प्रिपेयर था। या बायोडाटा में वो ये पूछते अच्छा आपका नाम हर्ष है, तो हर्ष नाम से हिस्ट्री में कोई पर्सन प्रसिद्ध था या फिर अभी कोई है या नहीं। तो मैंने प्रिपेयर करके रखा था कि हाँ राजा हर्षवर्धन थे और अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन सिंगरेला। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिसर बने तो पहला दिन आप क्या कीजिएगा। या मुझसे पूछा गया था कि आपको पहला पद क्या मिलेगा, झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का पूरा स्ट्रक्चर बताइए आप मुझे। झारखंड से रिलेटेड भी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। मुझे आदिम जनजातियों के बारे में पूछा गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मेरे सब्जेक्ट से पूछा गया जो कि इकोनॉमिक्स था। और आपसे 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला फैक्ट्स और दूसरा ओपिनियन बेस्ड। और मेरी बात ये आप गांठ बांध के रख लीजिए कि वो लोग ये नहीं देखते ज़्यादा कि
आप क्या आंसर दे रहे हैं, वो ये देखते हैं आप कैसे आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसमें भी हुआ है जिन्होंने लगातार 4-5 क्वेश्चंस आंसर सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो दिया है। आप गलत ना बोले, उसके बदले आप एक्सेप्ट कर लें कि आपको नहीं आता है या आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। डेली नॉलेज ट्रैक को भी अंततः बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुँच पाया। थैंक यू सो मच।